स्वागत है आप सभी का इस आशा के साथ में कि आपकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही होंगी आगामी परीक्षाओं के लिए। लास्ट वाली वीडियो में 105 तक कंप्लीट करने के बाद अब 106 पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में दे रखा है 3 बिंदु हैं, आवेश +4q, -q और प्लस का 4q। ये अक्ष के बिंदु पर क्रमशः x = 0, x = a और x = 2a पर रखे जाते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट चार्जेस हैं, +4q, -q एंड +4q आर प्लेस्ड ऑन द x एक्सेस एट द पॉइंट। तो यह पॉइंट बना लीजिएगा। यहाँ पर इसका स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका मूल बिंदु यानी x = 0 पर, यह आपका x = 0 हुआ। यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए x = a और एट द डिस्टेंस यहाँ पर x = 2a। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 आवेश हैं। ठीक है, तो +q आपका रखा हुआ है ओरिजिन पर, तो +4q यहाँ पर रखा। इसी तरह से -q रखा हुआ है इधर और +4q आपका रखा हुआ है 2a पर। तो इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पर स्थित हैं। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं कि सभी आवेश स्थायी साम्य अवस्था में होंगे, सभी आवेश अस्थायी साम्य अवस्था में हैं, केवल +4q आवेश अस्थायी साम्य अवस्था में, केवल -q आवेश अस्थायी साम्य अवस्था में है। तो अगर कहा जाए तो ऑल चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर +4q की बात की जाए, क्या +4q स्टेबल में होगा या -q चार्ज आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही देखनी है आपको कि इन सब के बीच में जो भी फोर्सेस लग रहे हों उन सब का टोटल आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि अगर इन दोनों के बीच में फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, तो कूलाम का नियम आप लगाएंगे 1/4πε0। q1 q2 का काम ये दोनों आवेश करेंगे और उनके बीच की डिस्टेंस ये ली जाएगी। ठीक, इसी तरह से इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकाला जाएगा और फिर इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकाला जाएगा। यानी यहाँ पर इन दोनों की बात करें तो F1, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F2 और इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F3। इन तीनों का मान किसके इक्विवेलेंट होगा? 0 के बराबर होगा। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो पाती है तो ये कहा जाएगा कि इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपका किसके इक्विवेलेंट है? 0 के इक्विवेलेंट होगा। और ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम आपका कैसा होगा? स्थायी अवस्था में होगा। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में सभी आवेश कैसे होंगे? आपके अस्थायी साम्य अवस्था में होंगे। ऑल चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 107। दो पतले लेंस दे रखे हैं, इनकी फोकस दूरियाँ क्रमशः +60 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर में हैं। ठीक है, संपर्क में रखे हुए हैं। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, तो यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन बताना है कि इनका कॉम्बिनेशन कितना होगा। तो इसमें जैसे पॉजिटिव के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर F1 आपका धनात्मक दे रखा है तो ये आपका उत्तल लेंस होगा। ठीक है, आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। और अगर F2 की बात की जाए तो F2 यहाँ पर गिवन है -20 सेंटीमीटर और ये आपका कॉन्केव लेंस होगा। तो यहाँ पर टोटल जब ये परस्पर पुट इन कांटेक्ट, अगर एक कांटेक्ट में रखे हुए हैं तो टोटल फोकल लेंथ पूछी जा रही है इनके कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ पर आप फेमस फार्मूला वही है कि 1/f = 1/f1 और प्लस का 1/f2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको F1 और F2 की वैल्यूज़ प्लेस करके F का मान यहाँ पर कैलकुलेट करना है बस। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/f एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/60 - 1/20। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 120 आप ले लीजिएगा, 6 2 जा और यहाँ पर 6, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और 4 से आप माइनस का 4, ठीक है ना, -4 अपॉन का 120। इसको रिड्यूस कीजिएगा तो वो 4 बन जाए 4 3 12 यानी 1/30। 1/f इक्वल्स टू माइनस का 1/30, तो यहाँ से f इक्वल्स टू आपके पास में मिलेगा -30 सेंटीमीटर। ये आंसर आपका होगा और सही ऑप्शन है इसमें आपका 4 वाला 107 का 4 आंसर इसमें सही है। एक फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर दो आपके लेंसेज परस्पर d डिस्टेंस पे रखे हुए हों, ठीक है, F1 इसका गिवन हो, F2 इसका दे रखा हो, तो इसकी टोटल फोकल लेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो आपका होता है 1/f। इसी तरह से लेते हैं 1/f1 + 1/f2 और यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर हो जाता है d/f1f2, d/f1f2 लिया जाता है। ये कंडीशन है जब उन दोनों को परस्पर कॉन्टैक्ट ना रखकर उनके बीच की डिस्टेंस अगर d गिवन हो तो, और तुल्य फोकस दूरी या फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की पूरी फोकल लेंथ पूछी गई हो तो। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं 108 है। एक ध्वनि स्रोत है जो स्थिर श्रोता की ओर ध्वनि वेग के 1/10 वेग से चल रहा है। ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति श्रोता को सुनाई पड़ने वाली आवासीय आवृत्ति का अनुपात क्या होगा? ठीक है ना, तो इसमें वही है कि एक साउंड सोर्स है और मूव कर रहा है वो स्टेशनरी लिसनर की तरफ विद 1/10 स्पीड ऑफ साउंड। द रेशियो ऑफ रियल फ्रीक्वेंसी इज हर्ड बाय द लिसनर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जो
इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट जो कहलाता है, तो वही डॉपलर इफेक्ट यहाँ पर है ध्वनि के केस में, यानी साउंड के केस में। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना कि पड़ेगा कि सोर्स मूविंग है और लिसनर आपका स्टेशनरी है। तो अपरेंट जो फ्रीक्वेंसी होगी, उस अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर आप देखें तो ये बराबर होता है एन डैश इक्वल्स टू आपका किसके मिलता है, एन यू अपॉन यू माइनस यू एस, u माइनस यू एस, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें पता करना है उस वेलोसिटी के बारे में, और जो सोर्स चल रहा है यू एस का जो मान गिवन है, उसकी जो वेलोसिटी, सोर्स की जो वेलोसिटी है वो ध्वनि के वेग की 1/10 है, तो u/10 है, u अपॉन 10 दे रखी है। तो यहाँ पर आपको अब कैलकुलेट करना है, तो n की जगह पर n को प्लेस कर लिखा रहने दीजिए, u ऊपर हुआ और u माइनस यहाँ पर आप लिखेंगे u/10, u/10 जब लेंगे नीचे एलसीएम लेंगे और एलसीएम आपका 10 आएगा, 10 में से आप u घटाएंगे और 10 जाएगा आपका ऊपर, तो ये आपके पास मिलेगा 10n अपॉन 10nu अपॉन, और इसमें 10 में से घटाएंगे तो 9u, ठीक है, u से u फिनिश कीजिएगा। तो n डैश का मान जो आपके पास में बराबर करके आएगा, दिस n डैश विल बी इक्वल टू, n डैश इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा 10n अपॉन 9। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आभासी आवृत्ति, श्रोता को सुनाई पड़ने वाली आवासीय और वास्तविक अनुपात कितना होगा, यानी n अपॉन n डैश का रेशो पूछा है, ये भी ध्यान रखिएगा। n अपॉन n डैश का मान पूछा है उन्होंने, ये तो रियल वाला है, ये अपरेंट वाली है, तो n वास्तविक आवृत्ति ऊपर आएगा, ठीक है ना, इसलिए उसको n को ऊपर लिया, और श्रोता को सुनाई पड़ने में जो आवासीय आवृत्ति है n डैश को नीचे लिया है। तो यहाँ से आप लिखेंगे 9/10, ठीक है ना, उल्टा ना कर देना, हो सकता है ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए 10/9 दे दे, तो क्वेश्चन को भी ध्यान रखिए। तो उसमें सही ऑप्शन है आपका पहला वाला 9/10। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये हमारी आज की लास्ट सीरीज़ है और इस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 109, यंग के दो स्लिट प्रयोग में स्लिट की दूरी 2 गुने से बढ़ा दिया तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। तो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज इंक्रीज बाय द 2 टाइम्स द फ्रिंज वेट विल बी। तो इसमें सिंपल जो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र दे रखा होता है, वैसे तो W से दिखाते हैं, ठीक है। तो W इक्वल्स टू आपका क्या होता है, W इक्वल्स टू आपका होता है d लैम्डा अपॉन 2d, d लैम्डा अपॉन स्मॉल 2d, ठीक है ना। तो इसमें कैपिटल D जो होती है वो पर्दे से दूरी होती है या पर्दे से डिस्टेंस होती है, लैम्डा यूज़ किए जाने वाले प्रकाश की आपकी वेवलेंथ है, और 2d स्लिटों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर स्लिट के सेपरेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि 2d का मतलब ये नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पर स्लिटों की जो डिस्टेंस है वो 2d कंसीडर की जाती है। बहुत सारी बुक्स हैं उसमें केवल d भी लिखा हुआ है, तो उस डिस्टेंस को अगर 2 गुना किया जाए तो d की जगह पर आप क्या कर देंगे, 2d कर दें, तो d लैम्डा अपॉन, तो 2 यहाँ से पहले से ही था तो ये 4d हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो गई, ठीक है ना, पहले से कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स। तो d लैम्डा अपॉन d का मान किसके बराबर था, w के बराबर था। तो जब आप w डैश करेंगे और w डैश में आपने क्या चेंज किया, कैपिटल D वही रखा है, ठीक है ना, वेवलेंथ वही है, सिर्फ 2d की जगह पे 4d कर दिया, 2 × 2d, तो ये पूरा मान तो आपका w का मिला। तो आपको क्या मिल जाएगा, w अपॉन 2, तो जो तीव्रता है वो पहले से कितनी हो जाएगी आपकी। तो इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए वो यहाँ पर 1/2 होना चाहिए, ठीक है ना, 1/2 इसका आंसर होना चाहिए था। लेकिन चलिए इसमें इसमें एक चीज़ पे ज़रा फोकस कीजिए। इस क्वेश्चन में कहा गया कि स्लिट से 2 गुने से बढ़ा दी जाती है, तो अगर स्लिट बनाई जाए, ठीक है, तो यहाँ पर S1 S2 जरा स्लिट बना के काम करें, तो S2 S2 इनके बीच की डिस्टेंस थी d। अब अगर इनके बीच की डिस्टेंस 2 गुने से बढ़ा दी जाती है, मतलब कि इसके अंदर अगर आपको ऐड करना है तो इसका डबल ऐड करना है, d का डबल कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। सही है भाई, क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है ना। तो d और 2d को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। ये है यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर मैंने भी दिक्कत दे दी, ठीक है। तो क्वेश्चन को बड़ा सावधानी से पढ़ना है, 2 गुने से बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो 2 गुने से बढ़ाने का मतलब है कि पहले डिस्टेंस ही आपकी d के बराबर और उसको आप डबल करके इसमें बढ़ाएंगे का मतलब प्लस कर दीजिएगा, तो आपका 3d हुआ। तो इसका मतलब w बराबर आपके पास में d लैम्डा अपॉन, मैं सीधा 3d लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 2d को नहीं लेके चल रहा क्योंकि केवल डिस्टेंस दोनों स्लिटों के बीच की मैंने कितनी मानी है, d लेके चल रहे हैं, फालतू में कन्फ्यूजन होगा। तो d लैम्डा अपॉन d से यहाँ से सीधा निकाल लो, किसके बराबर था, w के, w/3 हो गई भाई, सही है, गलत नहीं है, सॉरी, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, 1/3 गुनी ही होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 110, एक दूरदर्शी में अभिदृश्यक व नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः m0 और me दे रखी हैं, परिणामी आवर्धन क्षमता कितनी होगी। इसका थोड़ा सा रूप बदल दिया है, तो आवर्धन क्षमता का मान वहाँ पर बुक्स में आपने देखा होगा m1 m2 लिख के दे रखा होता है। तो इनकी जो आवर्धन क्षमता निकाली जाती है वो इनके बेसिस पे कैसे निकाल दी जाती है, m0 इंटू m1 m2 करके निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो m पूरी पूछी है तो उसका मान निकलेगा m0 इंटू me करके। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका सेकंड वाला करेक्ट है, तो इसको आप सही का निशान यहाँ पर लगाएंगे।
ओके, अगर M1 M2 करके दे रखा हो तो अगर परिणामी पूछी हो कि इनकी कितनी होगी तो वहाँ पर सीधा आप क्या करते हैं M1 इंटू M2 करते हैं। तो MO और ME से ज़्यादा फोकस ना करें। MO का मतलब ऑब्जर्वर की तरफ जो लेंस है, और आईपीस जो नेत्र का लेंस है उसको आईपीस कहेंगे, वो ME है, उसकी क्षमता ME है। तो परिणामी क्षमता के लिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप में वृद्धि के साथ ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, बढ़ना या घटना दर पर निर्भर करता है या अपरिवर्तित रहता है। तो जो टेम्परेचर है किसी भी का सरफेस टेंशन जो है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर बढ़ेगा या घटेगा तो उसमें सीधा ऑप्शन है घटता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है टेम्परेचर में वृद्धि के साथ में। 112 पर आते हैं। 112 ताप बढ़ने से किसी अर्धचालक या सुचालक का प्रतिरोध, ऑप्शन दे रखा है बढ़ता है, घटता है, सेकंड बढ़ता है, दूसरा घटता है, बढ़ता है। ठीक है, तो अर्धचालक और सुचालक दोनों की प्रॉपर्टी आपको बतानी है। तो अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए, रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है सेमीकंडक्टर का क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन घटता है। सेकंड वाले में देखेंगे, अब सुचालक को कहा जाए तो सुचालक का क्या होगा आपका, बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव। ठीक है ना, ये उसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगा। बट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। और जो प्रतिरोध है, ओके, प्रतिरोध जो है वो सुचालकों का बढ़ेगा, तो घटता है और बढ़ता है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो है फोर्थ वन, घटेगा और बढ़ेगा। प्रतिरोध की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है यहाँ पर अगर वो चालकता पूछ ले तो चालकता में इसका जस्ट अपोजिट होगा। कंडक्टिविटी के बारे में अगर पूछे तो इसका अपोजिट कर दीजिएगा, पहले बढ़ेगा, अर्धचालकों का बढ़ता है और उसका सुचालकों का क्या लिखेंगे, घटता है। नेक्स्ट पर आते हैं 113, किसी पीएन संधि डायोड में अवक्षय पर मतलब डिप्लेशन लेयर है, फॉरवर्ड बायसिंग में लगी हुई है, एफ के साथ घटती है, बढ़ती है, या कोई परिवर्तन नहीं होता, या एफ के कम मान पर बढ़ती है परंतु एफ के अधिक मान पर घटती है। तो यहाँ पर पीएन संधि यानी पीएन संधि डायोड विद द इंक्रीज ऑफ द फॉरवर्ड बायस द डिप्लेशन रीजन ऑफ अ पीएन संजन डायोड। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो पीएन संधि डायोड है उसकी फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए सभी ने, ये आपका पीएन संधि डायोड है और ये आपकी फॉरवर्ड बायसिंग यानी पॉजिटिव से अटैच होगा और ये नेगेटिव से है। ठीक है ना, और अगर कहा जाए तो पी पार्ट पॉजिटिव से और एन पार्ट जो है वो आपका नेगेटिव से। सीधा बात है, ये फॉरवर्ड बायसिंग पे होता है और फॉरवर्ड बायसिंग पे डिप्लेशन लेयर वो क्या होती है आपकी, कम होती है, घटती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होगा और डिप्लेशन लेयर विल बिकम थिन। तो यहाँ पर ये आपका घटेगी, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और इसमें अगर पश्च अवनति कर दी जाए, ठीक है, यहाँ पर अगर चेंज करते हैं रिवर्स बायसिंग पे आप लगा दीजिएगा बढ़ती है। तो दोनों ही चीज़ें आपको बता दी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं 114, दो कुंडलियों के 100 प्रेरण गुणांक दे रखे हैं L1 और L2, यदि वे एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखे हैं कि फ्लक्स हानि शून्य हो तो इसमें कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक M का मान कैसा होगा। तो टू कॉइल विद सेल्फ इंडक्शन L1 एंड L2 आर प्लेस्ड closed together so that there is no flux loss, the coefficient of mutual induction M between them will be। तो यहाँ पर जो अगर म्यूचुअल इंडक्शन M की बात की जाए तो डिपेंड करता है M दिस इज इक्वल्स टू किसके होता है, K अंडर रूट L1 L2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो K है उसकी वैल्यू को आप, कोई भी लीकेज नहीं है उसमें, ठीक है, हानि जो है शून्य है, तो K का मान आप 1 के इक्वल रखेंगे और जैसे ही K इक्वल्स टू 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, केवल अंडर रूट L1 L2 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 पर आ रहा है। 115 पे देखें, नाभिकीय समीकरण दे रखी है 92 यूरेनियम 239 सॉरी 93 Np 239। तो यहाँ पर प्लस x करके पूछा गया है कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो x स्टैंड कर रहा है उस स्टैंड के लिए आप x को कौन सा नाम देना चाहेंगे, ड्यूट्रॉन कहेंगे उसको, या इलेक्ट्रॉन कहेंगे, या न्यूट्रॉन कहेंगे, या आप उसको प्रोटॉन कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि उसके द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास में, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसके एटॉमिक नंबर जो देखें, अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो उसमें 1 की वृद्धि हुई है। और ऐसा कब होता है, जब उसमें से एक बीटा पार्टिकल का क्षय होता है। बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल इसमें है कोई, ठीक है ना, हैगा, ये है सेकंड वाला। बीटा पार्टिकल ही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एमिशन हुआ है, उससे क्या हुआ है कि उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हुई है, जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसमें सही ऑप्शन आपका सेकंड वन। 116 पे आते हैं, किसी ट्रांजिस्टर में यदि अल्फा बीटा क्रमशः कॉमन बेस और कॉमन एमीटर के कॉन्फ़िगरेशन में धारा प्रवर्धन गुणांक दे रखे हैं भाई, ठीक है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है आपका, करंट गेन्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर सीधा संबंध पूछा है, तो उस संबंध को आप बिल्कुल ध्यान से रट लीजिए कि इनमें से तो एक आपका पक्का मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पर अगर अल्फा के केस में देखा जाए तो अल्फा इक्वल्स टू आपका क्या है, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन को आप सही करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये आपका आंसर सही होगा।
और अगर बीटा का मान पूछा जाए तो बीटा के मान को भी ध्यान से लिख लीजिए, ये होगा आपका अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। वैसे थोड़ा ही टाइम लगता है, अगर आप यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू अल्फ़ा के टर्म्स में निकालना चाहते हो वो भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू बीटा, बीटा को उधर ले आइएगा, बीटा को कॉमन लेंगे तो आपका बीटा कॉमन आ रह जाएगा क्या 1 माइनस अल्फ़ा के बराबर, जो आपको इंडिकेट कर रहा है ये। और इसमें जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 117। 117 में एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक के विभवांतर व धारा के बीच सही कथन है। तो इन स्टेप अप, ऊंचाई का मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और इसमें करंट और वोल्टेज के जो सेकेंडरी है उसमें उसके लिए सही स्टेटमेंट जानना चाह रहा है। विभवांतर बढ़ता है व धारा घटती है, विभवांतर बढ़ता है व धारा घटती है, ठीक है ना भाई, ये एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। अब मैं जो स्टेप अप है, स्टेप अप का काम क्या है, धारा के मान को बढ़ाना, वोल्टेज के मान को बढ़ाना, ठीक है। जब वोल्टेज आप बढ़ाएंगे, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करेंगे तो विभवांतर बढ़ेगा और उसके करस्पॉन्डिंग धारा का मान क्या होगा, कम होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 117 का सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 118। यदि किसी गैस के लिए R/CV की वैल्यू दे रखी है 2/3, तो यहाँ से CV का मान निकालिए जब कॉमन क्यों कह रहे हैं, इस कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर के टर्म्स में 3R/2 हो जाएगी, 3R/2 हो जाएगी। तो गैस किन प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी है, तो यहाँ पे Cp का भी मान आपको निकालना पड़ेगा और Cp का मान निकालने के लिए आप हेल्प लेंगे मेयर के सूत्र की। तो Cp माइनस Cv दिस इज इक्वल्स टू R, यहाँ पर वैल्यू प्लेस कीजिए Cp और 3R/2, इसको आप पक्षांतर करके उस तरफ पहुंचाएंगे, ठीक है। इधर ट्रांसफ़र कीजिएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3R/2। और कॉपी और पेन लेके जरूर बैठा करिए, ठीक है ना, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और 5R/2 ये वैल्यू आपके पास में मिल जाएगी। और Cp/Cv का अगर आप रेशो निकालें तो यहाँ से रेशो निकालने के लिए आपको अगर मान मिलता है Cp/Cv निकालते हैं तो 2 से 2 कैंसिल होगा, R से R कैंसिल होगा, आपके पास में बचेगा 5/3। और 5/3 जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि Cp/Cv दिस इक्वल्स टू 5/3। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये गैस कैसी है, आपकी मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है ना, एक परमाणु गैस है। और एक परमाणु गैस में जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, आपका सही है। 119 पर पहुँचे और एक बर्तन में 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म पानी भरा हुआ है। यह पानी 80 से 75 हो रहा है, फिर 75 से 70 हो रहा है, फिर 70 से 65 हो रहा है। तो ठंडा होने में क्रम से T1, T2 और T3 इनमें क्या संबंध होगा, तो यहाँ पे कूलिंग लॉ, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज विद द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। यहाँ पर न्यूटन का शीतलन नियम जिसे बोलते हैं, तो न्यूटन के शीतलन नियम का प्रयोग किया गया है। तो जैसे जैसे पानी ठंडा होता जा रहा है उसके ठंडे होने की दर भी क्या होती जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। पहले जल्दी ठंडा होगा, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर उसका कम होता जाएगा उसको टाइम ज़्यादा लगने लगेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे लास्ट में जो है, सबसे लास्ट में आपका जो ये है टेम्परेचर, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद इसमें लगेगा और सबसे कम लगेगा 80 से 75 में। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है सेकंड नंबर के द्वारा, T1 इतना लगेगा। और ये कूलेंट लॉ पर तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन 100% मिलना है भाई, 100%। पीजीटी के पेपर में आपको 100% मिलेगा और टीजीटी के में भी आप श्योर मानिए कि शीतलन नियम के ऊपर बेस्ड आपके पास में क्वेश्चन आने वाला है। आगे बात करते हैं विस्थापन विधि में वस्तु में पर्दे के बीच की लेंस की 2 स्थितियां दे रखी हैं। तो इसमें और इन स्थितियों में जब इमेज बन रही है उसकी लेंथें दे रखी हैं भाई, ठीक है ना। तो इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड, 2 मेथड से आपका कॉन्वेक्स लेंस की आपकी फोकस दूरी निकालते हैं। एक तो यूवी मेथड से है और एक आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड से है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेथड के द्वारा क्या करते हैं कि 2 अलग अलग स्थितियों में रखकर फोकल लेंथ आपकी पता की जाती है और उसमें दोनों ही इमेजों की हाइट पता करते हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है उनकी लंबाइयाँ दे रखी हैं, इनको अगर हम I1 I2 कहते हैं, ठीक है। तो वस्तु की जो वास्तविक लंबाई है वो कैसे निकलती है उसको देख लीजिए कि अंडर रूट में I1 इंटू I2 करके मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 9 और ये 4, तो 4 का 2 बाहर आया, 9 का आ जाएगा 3, 3 2 = 6, तो आंसर होगा आपका 6। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 121। एक रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है रेडियो एक्टिव की और सरल है, ठीक है। एक तरह से मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और बाउंसर आपको मिल जाए तो उस पर आपको पूरा क्या लगाना चाहिए, 6 लगाना चाहिए, छक्का लगाना चाहिए, ठीक है ना। इसमें किसी भी तरह की कोई गलती ना होने पाए, इस बात को मैं आपसे कहूँगा। तो अर्धायु टी हाफ लाइफ टाइम दे रखा है 1600, तो उसको आप टी हाफ करके लिख लीजिए 1600 वर्ष। 6400 वर्ष में कितना रह जाएगा, तो टोटल टाइम यहाँ पर कैपिटल टी का मान दे रखा है 6400। तो यहाँ पर n की वैल्यू निकाल लीजिए, तो n बराबर किसके हुआ, T/T हाफ होगा। तो 6400 और डिवाइड कीजिएगा 1600 से, तो यहाँ पर 16 चौक 64 या इतना मिलेगा आपको 4। या अर्धायुओं की जो संख्या आपके पास में आ गई वो आ गई 4। आप सिंपल फार्मूला n = n0 और 1/2 की पावर स्मॉल n। तो इस तरह का सरल क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो कैसे भी गलत नहीं करना है भाई, ठीक है ना।
एन नॉट और 1/2 की पावर 4 की जगह एन की जगह क्या लगा दो, 4 लगा दो, तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया आपका, 16 हो गया। तो यहाँ पर मिलेगा आपको एन दिस इज इक्वल्स टू एन नॉट और अपॉन में 16। रेशियो पता कीजिए, एन अपॉन एन नॉट दिस इज इक्वल्स टू 1/16, तो आंसर है आपका 3। तो 121 अगर क्वेश्चन मिल जाए प्रेयर करेंगे ऊपर वाले से आपको ये क्वेश्चन मिले, या और भी सरल से सरल क्वेश्चन आपको मिलते चले। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, लकड़ी का खोखला घनाकार टुकड़े की बाहरी विमा 2a दे रखी है, दीवारों की मोटाई a/2 से द्रव में आधा डूबकर तैरना है। यदि लकड़ी का घनत्व d1 हो और द्रव का घनत्व d2 है तो d1 और d2 का सही उत्तर क्या होगा। अ हॉलो क्यूब of wood with external dimension 2a and wall thickness a/2 has the to swim in a liquid half immersed, taking density of wood as d1 and that of liquid as d2। तो यहाँ d1 d2 का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले फिगर बनाइए। तो सबसे पहले क्यूब की बात हो रही है, और क्यूब का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब, ठीक है ना, या साइड का क्यूब। तो इसमें इसका जो अगर आयतन देखा जाए तो इसमें अगर आप तैरने का नियम लगाते हैं यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो इसका जितना भार है और उसको कैसे तैरना है, आधा तैरना है, आधा लिक्विड में है, आधा तैर रहा है। तो सबसे पहले इसका आप आधा बांध निकालना पड़ेगा, कितना भाग इसका जो फ्लोट कर रहा है वो तैर रहा है, क्योंकि हटाए गए द्रव का भार वस्तु का जो भार है हटाए गए द्रव के भार के बराबर होना चाहिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है किसी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार उस वस्तु के वेट के बराबर होगा। तो सबसे पहले जो भाग डूबा हुआ उसका मान निकालो भाई, पूरा तो डूबा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो कितना भाग डूबा हुआ उसका मान निकाल लीजिए। तो अगर इसकी एक साइड दे रखी है 2a की, तो इसका जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा आपका 8a3, ठीक है ना, 8a3। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे घनत्व का फॉर्मूला, घनत्व इक्वल्स टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन से। तो द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम v। तो यहाँ पर द्रव्यमान निकालने के लिए क्योंकि हमें वो भार निकालना है और w बराबर किसके होता है, mg के होता है। तो यहाँ पर देखते चलिए ध्यान से कि m का मान आप क्या करेंगे, v इंटू डी लगाएंगे, ठीक है, v इंटू डी इंटू जी। अब सबसे पहले वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम को अगर आप देखें तो भुजा का क्यू होता है, जबकि 2a कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, 8a हो जाएगा, 8a हुआ। अब पूरा तो तैर नहीं रहा है, उसकी भुजा a/2 ऊपर है, ठीक है ना, a/2 उधर गई और a/2 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, a होगा। तो उसका कितना हो जाएगा, a3। ओके। अब घनत्व कितना दे रखा है, ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं घन के बारे में, घन का घनत्व कितना है, d1 है, लकड़ी का कितना है, d1 है। तो इसमें साथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे d1 और मल्टीप्लाई करेंगे किसका, g के साथ में। ओके, ये तो आ गया वस्तु का वेट। अब इसके द्वारा हटाए गए द्रव का भार जो निकालना उसका मान निकाल लीजिए। तो जितना आयतन वस्तु का है, तो घन का आयतन कितना है, घन का टोटल आयतन कितना है, 8q के बराबर है। बेभुजा का क्यू कर दीजिए, अपॉन इसका आधा कर दें तो आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए इसके घनत्व के साथ में, ये d2 के बराबर इंटू जी के बराबर। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको केवल इक्विवेलेंट करना है, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए अगले वाले स्टेप में। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो 8aq में से जब aq आप माइनस कीजिएगा तो आपके पास में आएगा 7aq और d1g एंड दिस विल इक्वल्स टू 4aq और d2 इंटू जी के बराबर, ठीक है। तो aq से aq फिनिश कीजिए, g से g ख़त्म किया। रेशो पूछ रहे हैं d1/d2, ठीक है। तो d1/d2 के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे तो आपको मिलेगा 4/7। तो 4/7 जो सही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप सही का टिक लगाएंगे 4/7 में। 123 पे आते हैं। 123 एक प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिंग सर्किट है। मैं बोल देता हूँ, धारा की इक्वेशन यहाँ पर दिखाई गई है, v इक्वल्स टू v0 साइन ओमेगा टी माइनस π/3 और यहाँ पर i इक्वल्स टू I0 कॉस ओमेगा टी माइनस π/3, ठीक है। तो v और i के बीच में ये फेस डिफरेंस पूछ रहा है, फेस रिलेशन पूछ रहा है बिटवीन v एंड i कि तो उसमें कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। तो उसके लिए इन समीकरणों को एक जैसा बना लीजिए भाई। अगर आप इस कॉस ओमेगा टी पर अगर फोकस करें और कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिखते हैं, कॉस ओमेगा टी को अगर आप लिखते हैं i इक्वल्स टू I0 और साइन, ठीक है, और साथ में अगर इसमें 90 जोड़ दिया जाएगा तो π/2 प्लस ओमेगा टी माइनस π/3। ओके, बस इतना करना है। अब ये देखिए ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के एक जैसी हो गई, इक्विवेलेंट हो गई, v0 की तुलना I0 से, साइन की तुलना साइन से। अब यहाँ पर देख लीजिए ओमेगा टी से कितने आगे हो गया, ये π/2 आगे हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें आपका होगा कि v लैग्स i बाई द π/2। तो या तो ये कह लीजिए कि i आगे है या ये कह दीजिए कि v i से पीछे है। कितना पीछे है, π/2 पीछे है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका है v लैग्स i बाई द π/2।
नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 124, और 124 है, दो ध्वनि तरंगें जिनकी आपेक्षिक तीव्रताएं दे रखी हैं 400:1 के अनुपात में व्यतिकरण करती हैं, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा। इस क्वेश्चन को भी मैं काफ़ी बार इंपॉर्टेंट का रोल ही कहूँगा। इसमें एक तो A1 A2 करके आयाम पूछे जाते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट तीव्रताएं दे रखी हैं, तो तीव्रताओं के लिए फॉर्मूला जो आपके पास में होता है, यहाँ पर अनुपात दे रखा है अभी, ठीक है। तो I1:I2 दिस इज इक्वल्स टू कितना हो गया 400:1 के बराबर। अब इसमें परिणामी तीव्रता के लिए अगर आपको मान निकालना है तो उसके लिए देखिए मैं इसको सॉल्व कराऊंगा आपको दूसरे मेथड से। तो इसको आप इक्वल कीजिएगा A1² से, और यहाँ से A1 A2 के मान निकाल लीजिए। A1 का मान आपके पास में मिलेगा, समझ रहे हैं ना सभी लोग, ये यहाँ से A1 A2 के मान निकालिएगा तो ये आपके पास में मिलेगा A1/A2 दिस इज इक्वल्स हुआ 20/1 सॉरी, ठीक है 20/1। अब आपसे पूछा गया अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता है, तो I मैक्सिमम और I मिनिमम आपको निकालना है, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, ठीक है। कई सारे इसके सॉल्व पेपर्स में इसको अलग तरीके से बताया, तो उस तरीके से ना करिएगा, यहाँ पर आप इस मेथड को अपना लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे I मैक्सिमम का मतलब हुआ A1 + A2 का होल स्क्वायर। देखिए दोबारा लिख लेते हैं, तो यहाँ पर I मैक्सिमम आप लिखेंगे A1 + A2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम का मान लिखेंगे A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। पब्लिशर्स को चाहिए कि वो सरल से सरल बनाने की कोशिश करें। खैर 20+1/20 - 1, ठीक है ना, इनका होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 21 अपन नीचे मिलेगा 20 में से 1 माइनस कीजिए 19, इनका होल स्क्वायर कर दीजिए। 20 यानी 21 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 441, और 19 का करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 361। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके साथ में करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सही आंसर 21/19 का स्क्वायर मिल रहा है, तो बस आप इसको करना है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 125 पे। एक घड़ी है और उसमें मिनट एवं सेकंड की सुइयों के कोणीय वेगों का अनुपात दे रखा है। क्या पूछा गया कितना होगा, तो कोणीय वेग के फॉर्मूले पे आ जाएगी, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/T। कैपिटल टी पे आ गई भाई, कैलकुलेशन में मत लगा जाया करिए फटाफट, ठीक है ना। ये हो गई आपकी मिनट की सुई, है ना। तो यहाँ पर आप लिख दें TM, और इसे डिवाइड करना है सेकंड की सुई से यानी S से, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2π/TS, ओके। तो यहाँ पर आपको मिलेगा TS ऊपर लिख लेता हूँ मैं, और TS अपॉन कितना TM। ज़रा फोकस कीजिए, सेकंड वाली सुई है उसको एक पूरे चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट, या कह लें कितना 60 सेकंड। तो ये 60 सेकंड हो गया भाई TS की जगह पर। अपॉन TM की बात करें तो जो मिनट वाली सुई है उसको एक पूरा चक्कर लगाने में कितना लगता है, आपको लगती है एक पूरा घंटा लगता है, ठीक है। तो 60 मिनट, और 60 मिनट को आप चेंज करेंगे 6 सेकंड में, तो 60 का मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम हो गए। 60 से 60 कैंसिल कीजिएगा, आपको मिलेगा 1/1/60। तो यही आपका सही आंसर है। तो इसमें जो आप लगाएंगे आंसर नंबर 1 पे टिक, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका 1/60 को। तो इस तरह से हमारा ये पूरा हुआ 125 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए, ठीक है। तो 2010 में से ज़्यादातर क्वेश्चन फंसे हैं, उम्मीद ये करता हूँ, और आपने सभी ने बहुत अच्छे से प्रयास किया हुआ एग्जामिनेशंस के लिए। आप सभी को गुड लक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने रहिए मेरे साथ में, धन्यवाद।